नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन राठी। बाय प्रोफेशन आई एम अ साइकेट्रिस्ट एंड राइट नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग इन अरविंदो मेडिकल कॉलेज एज वेल एज अदर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। मैं प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष हूँ अरविंदो मेडिकल कॉलेज साइकेट्री डिपार्टमेंट में। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसे काफ़ी हद तक हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है, और पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि ऐसे यंग जनरेशन ऐसी कुछ समस्या से हमारे पास में आना बढ़ गई है। तकरीबन 35 to 50% राइज हुई है इस समस्या की, जिसका नाम है क्वार्टर लाइफ क्राइसिस। हम सब लोगों को मिड लाइफ क्राइसिस तो पता है, जिसे हम एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम भी बोलते हैं। जब आप अपने 40 से 50 साल की उम्र में होते हो, तब आपके बच्चे जो है वो बड़े हो जाते हैं, वो अपना घर छोड़ के अपने नए घर में चले जाते हैं, और आपको भी लगता है कि हमने जो करना था, जो पाना था, वो पा लिया या नहीं पा पाए, और उस कश्मकश या उस क्राइसिस को हम मिड लाइफ क्राइसिस बोलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ में कुछ पा नहीं पाए, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने पा लिया है समय से पहले, वो लोगों को लगता है कि अब लाइफ में आगे करें क्या, और उस क्राइसिस को हम लोग मिड लाइफ क्राइसिस बोलते हैं। मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में मीडिया अटेंशन, एक्सपर्ट्स ओपिनियन एंड बहुत सारे लिटरेचर अवेलेबल है, बट क्वार्टर लाइफ क्राइसिस के बारे में लिटरेचर उतना अवेलेबल नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है, और बहुत सारे लोग तो ऐसा है जो मानते ही नहीं है कि क्वार्टर लाइफ क्राइसिस नाम की कोई चीज होती है। बट अभी पिछले कुछ समय से बहुत सारे जो अभी फिलहाल प्रोजेक्ट चले हैं या बहुत सारे नए रिसर्च जो आए हैं, उन्होंने प्रूव किया है कि क्वार्टर लाइफ क्राइसिस भी होते हैं। अब क्वार्टर लाइफ क्राइसिस क्या होता है? क्वार्टर लाइफ क्राइसिस आपकी 20 से 30 की उम्र में आने वाली समस्याओं को जूझने की कैपेसिटी की कमी को हम लोग क्वार्टर लाइफ क्राइसिस कहते हैं। अभी 20 से 30 साल की उम्र में क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो, जिसमें सबसे बड़ी है जॉब एम्प्लॉयमेंट। पिछले कुछ समय से जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है, उसकी वजह से क्राइसिस बढ़ गया है। जॉब रेज, या आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम, या फाइनेंशियल इश्यूज, या आपकी कुछ घर की समस्या है 20 से 30 साल की उम्र की। ये जो क्राइसिस है, ये क्राइसिस को अगर हम कोप नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप को लोनली फील करते हो, डिसअपॉइंट फील करते हो, आप अपने आप को डिप्रेस फील करते हो, और एक तरीके से गुस्सा या चिड़चिड़ापन आप में आ जाता है, एंजाइटी आप में आ जाती है, जिसे हम क्वार्टर लाइफ क्राइसिस कहते हैं। 20 से 30 साल की उम्र को अब इन लोगों ने थोड़ा स्ट्रेच कर दिया है, और तकरीबन 25 से 35 की उम्र में आने वाली इन सब समस्याओं से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम लोग क्वार्टर लाइफ क्राइसिस कहते हैं। अब ये उम्र वैसे देखा जाए तो काफी हेल्दी है, यहाँ हम ऊर्जा से एकदम से भरे पूरे रहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती है, आपके फाइनेंशियल इश्यूज कम होते हैं, आपकी मेडिकल इश्यूज कम होते हैं। तो वैसे देखा जाओ तो ये एज है जहाँ पे हम अपनी फुल लाइफ जीते हैं। काफी कुछ लोग कहते हैं कि बेसिकली यही एक पीरियड है जिसे हमने जिया है, जिसे हमने पूरी तरह से जिया है। लेकिन ऐसा काफी लोग हैं जो इस उम्र में इस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाते हैं और क्राइसिस में जाते हैं, जिसे हम क्वार्टर लाइफ क्राइसिस कहते हैं। पहले एक समय था जब हमारी एक फैमिली जो थी वो जॉइंट फैमिली थी। आपको फाइनेंशियल्स की इतनी जल्दी नहीं होती थी, शादी की इतनी जल्दी नहीं होती थी, रिलेशनशिप की इतनी जल्दी नहीं होती थी। बट पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कि इंजीनियरिंग करते ही करोड़ों की जॉब लग गई किसी को, या पिछले कुछ समय से जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है, पिछले कुछ सालों से बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, और नौकरियां हमारे पास उतनी नहीं है जितने हमारे यहाँ पे इंजीनियर्स बन रहे हैं। तो डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज बढ़ गई है। हमारी आज की जनरेशन जो है वो उस कंसेप्ट को बिलीव करती है कि अर्न मोर स्पेंड मोर, जबकि पहला एक जमाना था जहां पे आपका अर्न एक कांस्टेंट था बट स्पेंडिंग कैपेसिटी कम थी। आज हम हर शनिवार रविवार बाहर खाना खाने जाते हैं, हर महीने में एक बार आउटिंग करने जाते हैं, हर 6 महीने में एक बड़ा आपका फैमिली टूर लगता है, या साल में एक बार इंटरनेशनल टूर लगता है। तो हमारी डेफिनेटली स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, और वो स्पेंडिंग कैपेसिटी जो बढ़ी है वो हमारी डिमांड को भी बढ़ाती है कि आपका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ना चाहिए। अब वैसे देखे जाओ तो ये क्राइसिस है, वैसे देखे जाओ तो एक तरीके से समस्या है ये यंग जनरेशन की, कि इस तरीके की प्रॉब्लम को हम अगर नहीं निकल पा रहे तो इससे बढ़ने वाले डिप्रेशन को हमको फेस करना पड़ता है। तकरीबन एक रिसर्च के अनुसार 86% लोग इस तरीके की स्ट्रेस को महसूस करते हैं रिलेटेड टू देयर जॉब, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, फाइनेंशियल क्राइसिस और सम फैमिली इश्यूज। तकरीबन 8% लोग
सोचते हैं कि इमाइग्रेट कर जाए, फॉरेन चले जाए, बिकॉज यहाँ लाइफ क्वालिटी ठीक ठाक नहीं है। तकरीबन 20% लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने जॉब अपना कंप्लीटली क्विट करना चाहिए या जॉब चेंज करना चाहिए। 1/3 लोग यंग जनरेशन के आज की तारीख में डिप्रेस्ड है रिलेटेड टू देयर ऑल दिस स्ट्रेसेस, और तकरीबन 30% लोग यही सोचते हैं कि वो फिलहाल जिस रिलेशनशिप में है वो उस रिलेशनशिप से खुश नहीं है, या कमिट नहीं कर पाते, या उस रिलेशनशिप को आगे कैरी नहीं कर पाते। तो अभी आप अगर देखो जाओ तो सब मिला के एटलीस्ट 1/3 ऑफ यंग पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम क्वार्टर लाइफ क्राइसिस, विच इज अ क्वाइट बिग नंबर। क्वार्टर लाइफ क्राइसिस वैसे देखा जाओ तो एक चुनौती है। अगर आप इस चुनौती को सकारात्मक वे में लेके आगे बढ़ते हो तो इससे आगे आने वाली समस्याओं को आपकी कोप करने की क्षमता बढ़ जाती है, और आगे आने वाली समस्याओं को आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाओगे। किसी के लिए स्ट्रेस हो सकता है, टेंशन हो सकता है, डिप्रेशन वाली फिनोमेनन हो सकता है, किसी के लिए एक चैलेंज हो सकता है जिसको वो लेके वो इस लाइफ में आगे बढ़ सकता है। क्वार्टर लाइफ क्राइसिस अपने आप में 4 स्टेजेस की तरफ से गुजरता है, जिसमें सबसे पहली स्टेज है कि आपको अपने आप को महसूस करते हो कि आप लॉक्ड हो गए हो या आप ट्रैप होके गए हो। आपको लगता है कि मेरे साथ जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं सकती है, मैं सिचुएशन को चेंज ही नहीं कर सकता हूँ। बट ये इल्यूजनरी है। आपको ऐसा लगता है कि आप प्रॉब्लम चेंज नहीं कर सकते हो या सिचुएशन को छोड़ नहीं सकते हो, बट आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो फर्स्ट फेज इज बेसिकली फीलिंग ऑफ लॉक्ड और ट्रैप्ड। सेकंड फेज जो है वो फेज है कि ट्राइंग टू ब्रिंग न्यू चेंज। आप अपने आप को हिम्मत से उस तकलीफ वाली चीज से फिजिकली या इमोशनली या साइकोलॉजिकली डिटैच करते हो। जैसे आपको लग रहा है कि नहीं, आपको नया जॉब मिल गया है, लेकिन वो नया जॉब जो है वो बॉम्बे सिटी में है, तो बॉम्बे में आप कैसे रहोगे, वहाँ क्राइम बहुत है, वहाँ महंगा शहर है, तो आप कैसे वहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे। और मैं छोटे शहर से हूँ तो बॉम्बे की मेंटेलिटी को मैं कैसे झेल पाऊंगा। लेकिन एक बार आपने सोचा कि नहीं, मुझे डिटैच होना है अपने कंफर्ट जोन से और नए चीज़ों को मुझे अपनाना है, तो शायद उतना मुश्किल आपको लगे नहीं। तो सेकंड इज बेसिकली डिटैचिंग फ्रॉम योर स्ट्रेसेस physically as well as psychologically. Third is basically rebuilding the new life. रीबिल्डिंग ऑफ न्यू लाइफ का मतलब होता है कि बेसिकली जैसे आप बॉम्बे शहर में गए तो वहां आपने नए दोस्त बनाए, नए गोल्स बनाए, नए प्रोजेक्ट्स लिए आपने। सो बेसिकली आपकी इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से आप नए चीजों को फॉलो करना या आप अपने आप को समझना बेहतर तरीके से लगते हो, और उस अच्छी तरीके से समझने की वजह से आप जो नए इंटरेस्ट एरिया में काम करते हो वो कहीं ना कहीं आपको एक सुकून और आपको एक इमोशनली गुडनेस फील करवाता है। द फोर्थ इज बेसिकली मूविंग अहेड इन द लाइफ। मूविंग अहेड इन द लाइफ मतलब कि जो नए प्रोजेक्ट्स लिए हैं उस नए प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह से कंप्लीट करना, उसके प्लान्स एग्जीक्यूट करना और अब लाइफ में आगे बढ़ना। और लाइफ आपको सिखा देती है कि अब अगली बार कोई समस्या आई तो आप उसको कैसे कोप करोगे। तो हर एक प्रॉब्लम या हर एक क्वार्टर लाइफ क्राइसिस इन 4 स्टेजों से गुजरता है। बेसिकली क्वार्टर लाइफ क्राइसिस ये जो फेनोमेनॉन है या ये टर्मिनोलॉजी है, ये रॉबिन्स और वेलर ने अपनी नॉवेल डिफिकल्टी ऑफ लाइफ इन 20th सेंचुरी ये 2001 में पब्लिश की थी। उसके बाद ही क्वार्टर लाइफ क्राइसिस चलन में आया है। और जो एक डिफरेंस था कि पहले की जनरेशन अनटिल अनलेस कुछ प्रॉब्लम बड़े लेवल पे क्रिएट हो गई है, जैसे साइकोसिस है, सुसाइडल एडिशन है या एंजाइटी इतनी हो रही कि बाहर नहीं निकलते हैं, वैसे ही प्रॉब्लम से साइकेट्रिस्ट के पास दिखाने आते थे या काउंसलर से मदद लेने आते थे। बट लेकिन अब की जो नई जनरेशन है वो अपनी प्रॉब्लम्स को अपने दोस्तों से या अपने रिश्तेदारों से ना शेयर करते हुए वो चाहते हैं कि किसी काउंसलर या किसी साइकेट्रिस्ट के पास में जाए और अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करे। सो क्वार्टर लाइफ क्राइसिस में आपको दवाइयाँ की उतनी जरूरत नहीं है जितनी काउंसलिंग या अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग या अपनी कोपिंग स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करने की होती है। तो एक अच्छे काउंसलर या अच्छे साइकेट्रिस्ट से अगर आप मिले तो इस समस्या को समय से रोका जा सकता है और डिप्रेशन या सुसाइडल आइडिएशन या सुसाइडल अटेम्प्ट्स जैसे गंभीर समस्याओं से हम इसको रोक सकते हैं। बेसिकली अगर आप सोचें कि क्वार्टर लाइफ क्राइसिस या अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके क्या होना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि इसको 5 स्टेप में तरीके से देखें। जो फर्स्ट स्टेप है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्टेप अप करें और कुछ नया करने की कोशिश करें। बहुत सी बार हमें लगता है कि बेसिकली ये प्रॉब्लम मेरे लिए फेस हो रही है, मेरे लिए नहीं है,
बट मैं इसको कैसे करूँगा, या बाकी लोग भी नहीं कर पाए, इसको मैं कैसे कर पाऊँगा, अभी तक गांव का कोई आदमी शहर में जाके जॉब नहीं कर रहा है तो मैं कैसे करूँगा. बट समहाउ some new things you have to do. You have to step up and you have to put your right feet on the floor. और ऐसा करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आप उसको कर सकते हो या ना कर सकते हो. सेकेंड इज बेसिकली लिसनिंग टू योर इनर वॉइस. लिसनिंग टू इनर वॉइस, जैसे अपनी इनर वॉइस जो है वो लाउडली शाउट नहीं करती है, वो जस्ट विस्पर करते रहती है. और वो विस्परिंग को आप जब तक कि आपका मन शांत नहीं है या जब तक कि आप उसको सुनने की कोशिश नहीं करोगे तब तक कि वो आपको सुनाई नहीं आएगी. और वो आपका इनर साउंड जो है वो आपको दिखाता रहता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है. ऐसे काफ़ी लोग देखा होगा आपने जिन्होंने IIT से इंजीनियरिंग किया है, करोड़ों की जॉब थी उनकी, गूगल में या माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहे थे, और 5 साल बाद 10 साल बाद उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के ऑर्गेनिक फार्मिंग करना स्टार्ट किया है, या नया कुछ पोर्टफोलियो ज्वाइन किया है, या नया कुछ उन्होंने अपना स्टार्टअप लाया है. ये कब हो पाता है? जब आपने इनर वॉइस को सुनते हो. समहाउ द मनी, द हाई प्रोफाइल जॉब, दे डोंट एक्साइट यू एंड देन यू फील दैट कि नहीं, ऐसा कुछ हम करें जिससे अपना मन खुश होता है. इट कैन बी लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग, इट कैन बी स्टार्टिंग योर ओन स्टार्टअप और स्टार्टिंग योर ओन किचन, एंड इट कैन बी एनीथिंग. तो बेसिकली हम अपनी इनर वॉइस को सुनने के लिए पहले अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करें, मेडिटेट करें, रिलैक्स करें, एकांत में बैठे और अपने आप को बेहतर तरीके से समझे. तीसरी जो चीज़ है वो है बेसिकली हम लोगों की ना सुने. बेसिकली बहुत सी बार होता है कि हम हमारे इनर आवाज से ज्यादा हम लोगों ही सुनते हैं. इतनी अच्छी जॉब है, इतना पैसा तो कमा रहा है, फॉरेन में है, क्यों छोड़ना चाहते हो उस जॉब को, कर लो उसको, और 2 साल रुक जाओ, और 5 साल रुक जाओ, आपका मन लगेगा. उनका भी मन लगता नहीं था पहले, बाद में उनका मन लगना स्टार्ट हुआ है. ऑल दिस सजेशंस कम्स फ्रॉम योर फैमिली, वेल विशर्स. दे आर नॉट रॉन्ग, बट समहाउ दिस इज नॉट एक्साइटिंग यू. और ये चीजें आपको एक्साइट नहीं कर रही है तो बेटर है कि आप वो करें जो चीज से आपको एक्साइटमेंट मिलना स्टार्ट हो जाए. द फोर्थ थिंग इज बेसिकली समहाउ you have to be little innovative. You have to create something new. अगर आप स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो और आप मेक माई ट्रिप या इजी गो जैसे अगर तो स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली दिस इज नॉट गोइंग टू गिव यू सम काइंड ऑफ रीइंफोर्समेंट. बट अगर आपने कोई नई चीज चालू करी है तो मुश्किल उसमें रिस्क फैक्टर उसमें ज्यादा है. बट डेफिनेटली ये रिस्क फैक्टर के साथ में आप उस नई चीज को जो फॉलो करोगे तो एक एक्साइटमेंट और एक आपका नया इनोवेशन रहेगा ही रहेगा. मैनी टाइम इट हैपन्स कि बेसिकली हम पुरानी चीजें करते रहते हैं, पुराने तरीके अपनाते रहते हैं और पुराने तरीके से हम उब जाते हैं, बोरियत लगने लगती है हमको. बट आप जब कुछ नया करते हो, इनोवेटिव करते हो, तो वो इनोवेशन में आपका एक मन को जो किक मिलती है या आपकी प्लीजर कंपोनेंट को जो किक मिलती है या आपका मन जो खुश होता है वो शायद पुराने काम या रिपीट काम करने में नहीं होता है. सो समहाउ इवन दिस इज इम्पोर्टेंट इन trying to solve your problem or crisis. And the fifth and the last most which is more important is basically trying to understand the resistance. हर काम में कुछ ना कुछ तकलीफें आती है, हर काम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, बट वो रेजिस्टेंस क्या है, क्यों हो रहा है, कितना हो रहा है और उसको हम सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, किसकी मदद ले सकते हैं, उसको सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो somehow trying to find out the resistance within you and outside you is more important. और इसी को हम कोप अप करके शायद अपनी नई जॉइंट वेंचर या नया काम को हम सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और अपनी कोपिंग स्ट्रेटेजी को इंप्रूव कर पाएंगे. तो बेसिकली ये 5 स्टेप अगर आप फॉलो करो तो शायद क्राइसिस आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट ना रहे, चाहे वो जॉब में हो, चाहे फाइनेंस में हो, चाहे अपने लाइफ इश्यूज में हो, चाहे रिलेशनशिप के प्रॉब्लम में हो. सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड. क्वार्टर लाइफ क्राइसिस इज वेरी कॉमन. यू हैव टू बी लिटिल विजिलेंट. पीपल शुड नो अबाउट दिस क्वार्टर लाइफ क्राइसिस, ये क्या होता है और इसके लिए हम कैसे ये कर सकते हैं. बिकॉज मैनी टाइम इट हैपन्स कि वी डू लेबल इट एज ए डिप्रेशन, बट rather than depression it is more of like an adjacent problem to the crisis. So once you make your client, once you teach how to handle with the stress and how to cope up with the problem, तो ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी. शायद दवाई की आपकी जरूरत ही नहीं पड़े, बट फिर भी अगर आपकी प्रॉब्लम बढ़ गई है तो टाइमली साइकेट्रिस्ट को या काउंसलर को कंसल्ट करें और उनकी हेल्प लें. थैंक यू सो मच.